है ना। और तबीयत ख़राब होती है तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तबीयत में ही होती है। और अगर आप स्वस्थ हैं ना तो कल भी एग्ज़ाम आ जाए तो भी आप एग्ज़ाम अच्छे से दे आओगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सॉरी। सृष्टि आप बताइए लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा तो फिर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। आगे attraction of nucleus on outermost electron gets increased, the size gets decreased, है ना। चलिए डालिए चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर का नंबर अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग हो सकता है लेकिन नाम हर जगह यही रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। देखिए पहले हम आपको बता दें ध्यान से, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का वही बात हम फिर से कहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक भी वीडियो इसका स्प्लिट करते हो, सॉरी एक भी लेक्चर अगर आपका छूटता है तो इसका सीधा सा मतलब है आप चैप्टर छोड़ रहे हो, है ना। बहुत ही और सबसे इम्पोर्टेंट आते ही आते हैं, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसको तो 100% लिख लो आप कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आते ही आते हैं। 2 नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर से 2 मार्क्स के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम 2 तरीका हो सकता है, या तो फॉर्मूला आ जाएगा और आपको नेम बताने के लिए कहेंगे, या नेम आ जाएगा और आपको फॉर्मूला बताने के लिए कहते। तो आता ही आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। उसके बाद क्वेश्चंस और भी बनते हैं, और में आ सकते हैं, अलग आ सकते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर आते ही आता है ना। अगर हम रिड्यूस्ड पार्ट की बात कर लें क्लास 12th का केमिस्ट्री से चैप्टर 9 से, तो कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। एक तो आइसोमेरिज्म इन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरल, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, 4 आइसोमेरिज्म में थी, 1.5 पेजेस, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। तो एक दिन का लेक्चर तो एक कम हुआ है आइसोमेरिज्म, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के पर्पज़ से हम बता देंगे आपको। और एक एंड हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हर साल ही का ऑब्जेक्टिव आता था, हर साल ही
बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो वो यहाँ कम हो गया तो उसका इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एप्लीकेशंस आपको आगे किसी ना किसी रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने मिल जाते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने मिल जाते हैं, तो फिर वो वहाँ कवर हो जाता है। तो एक ही पार्ट मान लें आप, इसका डिक्रीज हुआ है, दैट इज़ आइसोमेरिन, एक दिन का लेक्चर कम हुआ है और बाकी सभी चीज़ें इसमें आपकी एज इट इज है, कुछ रिड्यूज नहीं हुआ है। एक दिन का लेक्चर आप मान सकते हो कि रिड्यूज हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स तो आप जानते हो, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसके द्वारा बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। लेकिन हम कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। अगर एलिमेंट के बीच में शेयरिंग, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो सिर्फ एक एटम दे रहा है और दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब ये बॉन्ड बनता है तो इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। शेयरिंग इसमें भी होती है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उसमें शेयरिंग इक्वल होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो वो इक्वल शेयरिंग होती है। और यहाँ पर अलोन, एक शेयर करता है दोनों इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक्सेप्ट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते रहें बातों को। एक शेयर करता है दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एक्सेप्ट करता है, तो शेयरिंग से ये बॉन्ड भी बना है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन हम इस सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं टिपिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, जो टिपिकल्स होते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनेंगे। बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे आपके कोऑर्डिनेशन में, बहुत सारे, कई सारे एटम्स आपस में, कई सारे स्पीसीज लिंक होगी और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगी। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज अ वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें। इसको सिंपली इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे जी। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की हम आपको इस चैप्टर के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन बता दें, एक ऐसी व्यवहारिक रूप से, तो ऐसे डब्बे में लिखे मिलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी कंपाउंड्स लिखे मिलेंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप आसानी से फाइंड कर सके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके बाहर भी कुछ स्पीसीज जुड़ी रहती हैं। अंदर तो सभी के सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो बाहर की स्पीसीज होती है वो आयनिक बॉन्ड बनाती है। अभी से हम आपको कहानी सुना रहे हैं, समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो परेशान नहीं होना, आगे एक एक चीज़ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसके अंदर होता है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बाहर की स्पीसीज आयनिक स्पीसीज होती है, ये आयनिक बॉन्ड बनाती है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स हमें पढ़ना है, इस प्रकार के कंपाउंड्स की हर एक चीज़ जाननी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये जो बाहर है इनको क्या कहते हैं, इनको आयनिक स्फीयर कहते हैं। जो यहाँ पर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ये जो है इसको क्या कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, मैग्नेटाइट्स होते हैं। ये जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर इसका नॉमेनक्लेचर होगा तो पहले किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर सीखने पड़ेंगे। फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले किसने बताया था, बर्नर ने, तो बर्नर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आपको स्ट्रक्चर, शेप बतानी पड़ेगी, उनकी जियोमेट्री बतानी पड़ेगी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। तो इसके लिए दो थ्योरी हैं, एक है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपकी,
बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोनों से ही ये सब पता चलता है, आपके एग्जाम में जो पूछ लिया जाए उससे आप इसको बता सकते हो, और बीच बीच में छोटे छोटे से क्वेश्चन आते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही है पूरा। सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर के हैं मेटल कार्बोनिल, जिससे कुछ भी डिक्रीज नहीं हुआ है। मेटल कार्बोनिल आप थोड़े से डी ब्लॉक में देख चुके हो, जिसमें ट्रांजिशन मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसा टेट्रा कार्बोनिल निकिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो आपके लिए एक बेनिफिट की बात है, अगर इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो आती है। क्यों आती है वो बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गए मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं, लेकिन जनरली सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड होता है। यहाँ से मेटल कार्बोनिल में सबसे इम्पॉर्टेंट है फेरोसिन एंड जीजस सॉल्ट। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनको पढ़ना पड़ेगा हमें। साथ में कभी कभी मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, वो बैक बॉन्डिंग क्या होती है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक चैप्टर मान लीजिए आप लगभग 10-12 दिन का, और मान लीजिए और आराम से चलेंगे तो मैक्सिमम 15 डेज का चैप्टर है, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत आराम से चले, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 12 दिन लगे, चाहे 13 दिन लगे, और कम लगे या ज़्यादा लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये चैप्टर। तो चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स इस चैप्टर में कहीं नहीं है। इस शुरू में एक छोटी सी हेडिंग भी डाल दी, इसका आगे चैप्टर में कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। एडिशन कंपाउंड्स सिर्फ लिख लीजिए, फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ स्पीसीज। अब देखिए स्पीसीज का यहाँ पर सीधा सा मतलब है, स्पीसीज मतलब प्रजाति, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में प्रजाति क्या होती हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो कहीं भी स्पीसीज लिख दिया तो उसका मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। आप चाहें तो लिख सकते हो फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन और फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, आप ये भी लिख सकते हो। इसी के नीचे लिखिए दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्या बातें हो रही हैं? हाँ से स्वाति, अच्छा तो पेन मिल गया। अभी है किसी के पास एक्स्ट्रा तो दो से ए ले लो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। दे आर ऑफ टू, हमसे कहा करो ना, हम जल्दी कर देते हैं काम, है ना। हमें बोला करें आप, क्या आप पर्सनली एक से मांग रहे हो, हम पूरी क्लास से मांगते हैं, तो कोई ना कोई दे देता है ना। और मान लो कोई नहीं देता तो फिर वहाँ रखे रहते हैं, वहाँ से उठा लिया करो, ठीक है। चलिए, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। पूछ सकते हैं व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट आर डबल सॉल्ट, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट, कुछ भी आ सकता है। तो एक साइड डालिए, डिफरेंसेस करके लिखवा रहे हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वही टू टाइप्स लिख रहे हैं बेटा। दे आर ऑफ टू टाइप्स, अगर डिफरेंसेस करके लिखवा रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डेफिनेशन आ जाए तो यहाँ से लिख देना, डबल सॉल्ट की आ जाए तो यहाँ से लिख देना, डिफरेंसेस आ जाए तो दोनों तरफ से लिख देना। 2 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा इनमें, 5-6 जितने मन में आते हैं तो आपको अच्छे अच्छे लिखवा देते हैं। डालिए हेडिंग एक साइड, कोऑर्डिनेशन या इन्हीं को बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स,
ये पूरा चैप्टर में डबल सॉल्ट बेस आपको आज ही सुनने को मिलेगा और फिर कभी नहीं मिलेगा सुनने। पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे है, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, दोनों नाम इसलिए लिखवा दिए कि आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इस साइड लिखिए डबल सॉल्ट, है ना। दो प्रकार के जो एडिशन कंपाउंड होते हैं ना वो यही हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। ये दोनों ही एडिशन कंपाउंड है क्योंकि दोनों ही जोड़ जोड़ के बनते हैं, है ना, तो ये कहलाते हैं डबल सॉल्ट। अब आता है आपके एग्जाम में व्हाट इज डबल सॉल्ट, हालांकि आज सुनने को मिल रहा, अब इस चैप्टर में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आता है क्वेश्चन व्हाट आर डबल सॉल्ट, एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो चैप्टर ही का नाम है, तो आखिरी लाइन तक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलते रहेंगे इस चैप्टर में। हाँ, लिख गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डबल सॉल्ट। हाँ, कहीं से आवाज आ रही, कुछ दिक्कत? चलें फिर। देखो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये बहुत टिपिकल टाइप के कंपाउंड्स हैं। अगर आप इनको घोल दोगे ना, घोल दोगे, डिजॉल्व कर दोगे, तब भी ये टूटते नहीं है। टूटेंगे तो पता है, देखो मेन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों ये है ना, ये है मेन को। ये जो बाहर वाला होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड बनाता है इसलिए लिखना पड़ता है। मेन तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो आप इसको पानी में भी घोल दोगे ना तो ब्रैकेट नहीं टूटता भैया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, और वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर में ये नहीं टूटने वाले आपके, नहीं। तो खास बात है सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है ही है, और पानी में भी घोल दोगे तो भी ये स्टेबल रहेंगे, नहीं टूटेंगे, पूरा का पूरा स्फीयर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो इनकी खास बात है बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सॉलिड स्टेट में तो ये भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल है, लेकिन पानी में डिजॉल्व करने पर, वाटर में डिजॉल्व करने पर, सॉल्यूशन बनाने पर ये नहीं टूटता भाई, ये ऐसा का ऐसा ही बना रहता है आपका, बिल्कुल सेम। इसलिए ये दोनों स्टेट में स्टेबल हैं, एक्वस में भी और सॉलिड में। लेकिन इनकी बात है ये सॉल्ट हैं, ये सॉलिड में तो स्टेबल है, लेकिन पानी में घोल दोगे तो इनका कण कण टूट जाएगा अपने आयंस में, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब आयंस बना लेंगे। तो ये अनस्टेबल है एक्वस में, हालांकि स्टेबल है सॉलिड में। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेबल बोथ इन सॉलिड स्टेट। तुरंत याद करते चलना है बच्चों ना, हम लिखवाने के तुरंत बाद पूछेंगे दो दो तीन तीन डिफरेंसेस। स्टेबल बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों स्टेट में स्टेबल हैं, सॉलिड में भी स्टेबल हैं और एक्वस सॉल्यूशन में। सॉलिड में स्टेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पानी में घोलने के बाद भी ये नहीं टूट रहे, ये बड़ी बात है। इसमें लिखिए स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल हैं, और अगर आप इनको वाटर में डालोगे ना तो इनका एक एक पार्टिकल्स आयन बना लेगा, ये टूट जाएगा। तो ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, ये अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज नहीं करते हैं, नेवर लूज देयर आइडेंटिटी। आप इसको पानी में उठा के घोलिए तो ये पोटेशियम तो अपने आयंस में चला जाएगा, 4 पोटेशियम टूट जाएंगे, लेकिन ये जो अंदर है ना जिससे आप पहचानते हो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस पे ये 4 पॉजिटिव है तो इस पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, ये एज इट इज बना रहेगा।
आप फिर भी इनको पहचान जाओगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को बोला जाता है, बाहर वाला सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है आपका। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज किसी भी स्टेट में नहीं करते हैं, सॉलिड में भी स्टेबल है और एक्वस में भी। तो लिखिए नेवर लूज देयर आइडेंटिटी, never lose their identity, never lose their identity। अपनी आइडेंटिटी को ये लूज नहीं करते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है आपका मोहर सॉल्ट KCl MgCl2 6H2 है ना। अब इसको आप पानी में घोल दोगे तो ये K पॉजिटिव बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा, Mg+2 आयन बना लेगा और वाटर के साथ चला जाएगा। अब अगर हमने अभी ये फॉर्मूला नहीं लिखा होता थोड़ी देर पहले और हम ये लिख देते तो आप इनको देख के बता सकते थे कि कौन सा फॉर्मूला लिखा था? नहीं बता सकते थे। KCl से KCl भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है इन दोनों से, इससे MgCl2 भी बन सकता है आपका। आगे वाटर का कुछ नहीं पता कितने होते, तो आप इनको देख के कुछ बता ही नहीं सकते कि ये कौन था। लेकिन ये पानी में घोल दो तब भी आप इनको देख के बता दोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये पूरी तरीके से एक एक आयंस में टूट जाते, इनको देख के आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा सॉल्ट था। तो ये लूज कर जाते हैं अपनी आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी, lose their identity। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। अब ये देखो ये कैसे टूटते हैं पूरे और ये कैसे टूटते हैं आधे। मतलब ए और ए तो अलग अलग हो गए, इसने आयन बना लिया और इसके, लेकिन अंदर का तो नहीं टूटा। तो ये पार्सली आयोनाइड होते हैं और वो कंप्लीटली आयोनाइड होते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए पार्सली मतलब आंशिक रूप से, पार्सली आयोनाइड, पार्सली आयोनाइड। आयोनाइड का मतलब है अपने आयंस में थोड़े बहुत टूटते हैं, पार्सली आयोनाइड होते हैं, पार्सली आयोनाइड। और ये कैसे टूटते हैं? कंप्लीटली टूटते हैं। तो लिखिए कंप्लीटली आयोनाइड, कंप्लीटली आयोनाइड पूरे टूट जाते हैं। कण कण इनका, अंश इनका आयंस बन जाता है और इनका कण कण नहीं, सिर्फ कण, कुछ कण इनके आयंस बन जाते हैं। पार्सली आयोनाइड, कंप्लीटली आयोन। देखिए 2 डिफरेंसेस 3 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूरे याद होने चाहिए, है ना। अभी भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न जारी नहीं हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न जारी हो चुका है। 2 हाफ में इनका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट हाफ होगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स का और सेकेंड हाफ होगा थ्योरी का। लेकिन आपके एग्ज़ाम का पैटर्न अभी भी डिक्लेयर नहीं हो सकता है वही हो और आगे जाके सिचुएशन अच्छी हुई या ख़राब हुई उसके बेस पे भी हो सकता है कुछ चेंजिंग आए। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का पॉइंट देखिए, इनमें जो 4th नंबर का पॉइंट है वो ये है कि ए क्योंकि पूरे टूटते नहीं हैं, आधे अधूरे टूटते हैं, तो इनके सभी आयंस का टेस्ट नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? जो आयन बने ही नहीं उसका टेस्ट कैसे लगाओगे आप? तो इनके सिर्फ इस वाले आयंस का टेस्ट लगाया जा सकता है जो आयंस बनाए। अब इनके ये भी यहाँ आयनिक फॉर्म में है, ये यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें हम सबके बेस पे, थोड़ी देर में सिखाएंगे कैसे। तो ये +2 में है और ये प्रत्येक -1 में है, लेकिन ये टूटे नहीं है तो इनका टेस्ट नहीं लगा पाओगे आप। लेकिन इनका एक एक आयन टूट जाएगा, सब कुछ अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएगा,
सब कुछ अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इनके सभी आयंस प्रेजेंट है, तो इनके सभी आयंस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन जिसके सभी आयंस बनी नहीं, उनके सभी आयंस का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। लिखिए, देयर all ions cannot be tested by reagent। आप इनके सभी आयन का पता नहीं लगा सकते हो टेस्ट के द्वारा। देयर ऑल आयंस कैन नॉट बी टेस्टेड बाय रीजेंट। रीजेंट ऐसे केमिकल जिनसे आप पता लगाते हो चीज़ों का, कैन नॉट बी टेस्टेड बाय रीजेंट। और इसमें कैन बी टेस्टेड बाय रीजेंट। देयर ऑल आयंस can be tested by reagent, can be tested by reagent, can be tested by reagent। There all ions can be tested by reagent। There all ions cannot be tested by reagent, can be tested by reagent। क्लियर है? बोथ स्टेट में स्टेबल, सिर्फ सॉलिड में स्टेबल। लूज देयर आइडेंटिटी, सॉरी, नेवर लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर पार्शली आयोनाइड। ऑल आयंस कांट बी टेस्टेड, कैन बी टेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, है ना। 5th नंबर का पॉइंट है, जैसे K4Fe(CN)6 तीन प्रकार की स्पीशीज से मिलके बना है। एक पोटेशियम, दूसरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है आयरन, और तीसरा एक लिगेंड है साइनाइड। इन तीन चीज़ों से मिलके बना है। मान लीजिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी एक प्रॉपर्टीज हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये तीनों अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे और ये जो कंपाउंड्स बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस है, जलती है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। लेकिन जब इन दोनों को मिला के वाटर बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग आती है। ये जलती है, जलाती है, और ये बुझाता है या तो इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग। इसी प्रकार ये जो कंपाउंड है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज पूरी ख़त्म हो जाती है इनमें, इसमें, और ये अपनी नई प्रॉपर्टीज लेके आता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। लिखिए, देयर प्रॉपर्टीज are completely different from their constituent ion। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से इनकी प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंस होती हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जिससे मिलके बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट जरूरी थोड़ी कि सभी आयंस हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। और ये जिससे भी मिलके बना होगा आपका,
इसकी प्रॉपर्टीज उन्हीं का मिक्सचर होती है, मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज को मिलके उसकी प्रॉपर्टीज बनेंगी। तो इसमें लिखिए 5th पॉइंट, देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर